नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 11th क्लास के अंदर हम लोग 5वां चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है गलता लोहा। और इस पर अब तक हम लोग 2 वीडियो जो है पहले देख चुके हैं, जिसमें मैंने आपको पूरी डिटेल में अच्छे से ये चीज़ समझाई है कि किसी भी कहानी को पढ़ने का सही तरीका क्या है, कहानी के तत्व क्या होते हैं। क्योंकि जब भी कहानी और नाटक के जो भी चैप्टर होंगे उनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, वो हमेशा उनके तत्वों पर आधारित होते हैं। तो कहानी के जो 6 तत्व हैं उन्हें मैं पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुका हूं कि इस कहानी का जो कथानक है वो क्या है। यानी इसमें जातिगत अभिमान को लेकर और जातिगत विभाजन पर कई कोणों पर ये कहानी जो है टिप्पणी करती है। और इसमें मोहन का व्यक्तित्व कैसा है, किस तरह से वो उस मन स्थिति तक पहुंच जाता है कि अपना जो जातिगत अभिमान है, ब्राह्मण जाति में पैदा होने का जो अभिमान है, उसे छोड़कर और वो लोहारगिरी के कार्य को इतनी कुशलता से कैसे अपना लेता है। ये सब बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम केवल इस बुक की रीडिंग करेंगे और जो भी महत्वपूर्ण बातें आएंगी उनको हम लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे। आप अपने साथ पेन और अपना रजिस्टर साथ रखें, जो भी बीच में बात आएंगी आप उसे नोट करते हुए चलेंगे। तो देखिए, यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे इसके पाठ परिचय से। इसका जो कवि परिचय है वो बहुत डिटेल में मैंने आप लोगों को समझाया बच्चों। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देख रखे हैं तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लें, ताकि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो सभी अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए। यहां गलता लोहा, ये शेखर जोशी जी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली ये कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी जी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गांभीर्य उतना ही अधिक है। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम ये देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु जो निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। सामाजिक विधि निषेधों को, यानी कि समाज में जो परंपराएं हैं, समाज के जो कानून बने हुए हैं कि जो ब्राह्मण जाति के लोग हैं वो शिल्पकार जाति के लोग होते हैं, उनके वहाँ नहीं जाते हैं। कोई काम होता है तो वो उसे खड़े खड़े अपने निपटा लेते हैं। तो जो शिल्पकार जाति के लोग हैं उन्हें कभी भी बैठने का आग्रह नहीं करते हैं। मतलब जातियों का जो विभाजन है उसके लिए ये चैप्टर लिखा गया है। तो यहाँ ये कहा गया है कि सामाजिक निषेधों को ताक पर रहकर जो मोहन है वो धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता ही नहीं है, बल्कि उसके काम में अपनी कुशलता भी दिखाता है। मोहन का जो व्यक्तित्व है वो जाति के आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है। मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा है। यानी मोहन जो है अपने जातिगत अभिमान को छोड़कर और अंत में लोहारगिरी के काम को कैसे अपना लेता है। ठीक है, तो ये कहानी हम लोग शुरुआत करते हैं, अच्छे से सीखते हुए चले। मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफर की वह अनुगूंज शेष थी जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहता था। निहाई पर रखे लाल गरम लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप धप आवाज, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। अब देखिए, ये जो पैराग्राफ आया है बच्चों, इसमें बताया क्या गया है, ध्यान सुनिए। इसमें ये बताया गया है कि जो मोहन है वो कई दिनों से गांव में आ गया है। यानी वो कहाँ से वापस आया है? लखनऊ से आया है। लखनऊ में वो पढ़ाई करता था। रमेश उनके बिरादरी का युवक था। आपने अगर पिछला वीडियो देखा तो उसमें बताया था मैंने। तो वहाँ से मोहन आ गया है। अब मोहन जो है घर आ गया है और वहाँ उस गांव में आना जाना रहा है। तो आना जाना रहा है तो उसके कान में वो ध्वनि, अनुगूंज का मतलब होता है वो ध्वनि, जो लोहार
जो धनराम लोहार है उसके आफर से वो ध्वनि उसके कानों पर सुनाई देती थी, आते जाते वो अनुगूंज शेष थी। यानी निहाई जो होती है, लोहार जिस पर अपने किसी लोहे को रखकर और उसे एक आकार देने की कोशिश करते हैं, वो निहाई बोलते हैं उसको, ठीक है। निहाई और हथौड़ी, यानी कि जब उस निहाई पर चोट देने से पहले, निशाना बना से पहले एक बार खाली उसको देखकर देखते हैं चोट पड़ रही है नहीं पड़ रही, तो वो जो आवाज़ है वो मोहन को वहाँ आते जाते 3-4 दिनों से वो सुनाई दे रही थी। तो वो स्वर उसकी कानों में कहीं दिया था, वो लंबे बैंट वाले हंसुए को लेकर। अब ये लंबे बैंट वाला जो हंसुआ है, इसका मतलब है दरातियाँ। अब ये जो दरातियाँ होती है बच्चों, क्या होती है कि जब गांव के अंदर, खेतों के अंदर झाड़ियाँ उग जाती है या घास उग जाती है, तो उनको काटने के लिए जो इस तरह की एक आकृति की वो होती है, जैसे अपन कई बार यूँ देखते हैं, ये इस तरह से बनी हुई जो है, ये इस तरह से एक दराती टाइप में होती है, ठीक है ना। तो इससे यूँ पकड़ करके और वो काटने का काम करते हैं। तो लंबे बैंट वाले हंसुए को लेकर वे घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उग आई कांटेदार झाड़ियों को काट छांट कर साफ कर देगा, बूढ़े वंशीधर जी के बूते का। अब ये देखो, बूता शब्द जो है 3 बार आएगा। आपसे पूछा जाएगा कि भाई बूते का मतलब क्या है, तो देखो, बूढ़े वंशीधर जी के बूते का, बूते का मतलब है कि उनके बस की बात नहीं, उनके साहस का अब यह काम नहीं रहा। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर, यानी जिस पंडिताई के बल पर उन्होंने अपना घर संसार चलाया था, वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर, कमजोर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नीयत से, किससे सहारा पाने की नीयत से, मोहन से सहारा पाने की नीयत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था, एक गहरी लंबी सांस लेकर उन्होंने कहा था, आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था। देखिए जगह कौन सी है, गणनाथ, और चंद्रदत्त जी जो हैं उनके यजमान हैं, जिनके घर वो पूजा पाठ विधि विधान करते हैं। तो आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था, लेकिन अब मुश्किल ही लग रहा है। ये 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं है, अब अपने बस की बात नहीं है, मतलब अपने साहस की बात नहीं है कि मैं इस काम को कर सकूं, बूते की नहीं है। एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता, कुछ समझ में ना आता। अपने बेटे के सामने वो अपनी इस दुविधा को रख रहे हैं कि आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के यहाँ रुद्री पाठ करके जाना था, लेकिन अब मुश्किल ही मालूम होता है, क्योंकि ये 2 मील की जो सीधी चढ़ाई है, अब मेरे बस की बात नहीं है इतनी दूर पैदल चलकर जाना। लेकिन एकाएक उनसे ना भी नहीं कह पाया, लेकिन अब समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मोहन के सामने पिताजी अपनी दुविधा बता रहे हैं कि अब मेरी ऐसी स्थिति है, लेकिन मोहन उनका आशय ना समझता हो ऐसी बात नहीं है। लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न उसे अभ्यास ही है और ना वैसी गति, यानी मोहन जो है पिताजी की तरह पूजा पाठ नहीं कर सकता, इस तरह की गति उसमें नहीं है। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। जैसे हवा में बात कह दी गई थी वैसे ही अनुत्तरित रह गई, उसका कोई उत्तर नहीं मिला। पिता का भार हल्का करने के लिए, पिता का बोझ कम करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा कि वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है, मतलब उसकी जो धार है वो खराब हो चुकी है। इसलिए धनराम जो है अपने बाएं हाथ में से कुंद हो चुकी है। अब ये धनराम की स्टोरी बता रहे हैं कि धनराम जो है अपने बाएं हाथ से धोंकनी फूंकता हुआ और दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते हुए लोहे को उलट पलट रहा था, और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा था। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये जो धनराम है, इस धनराम का
क्या है ये? आफर है, वह जगह है जहां पर वो बैठ करके लोहारगिरी का काम कर रहा है। तो धनराम का ये जो आफर है, यहां पर कौन आ गया है? मोहन आ गया है। और यहां पर जो धनराम है वो अपना काम कर रहा है। मोहन एक खाली कनस्तर के डिब्बा पर क्या हो गया? बैठ गया है। और धनराम की कारीगरी को पारखी निगाहों से, एक कुशल कारीगर की नजर से मोहन जो है धनराम को क्या कर रहा है? देख रहा है। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे? मोहन ने पूछा। यानी बातचीत की शुरुआत करी मोहन ने, और मोहन ने धनराम से पूछा कि अपने जो मास्टर त्रिलोक सिंह जी हैं वो तो गुजर गए होंगे। अब वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे, अपने बचपन की बातों में खो गए थे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। वह बोला, माँ साहब भी क्या आदमी थे लल्ला, अभी पिछले साल ही गुजरे हैं। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। और दोनों हो करके हंस दिए। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए, किसी बीते हुए समय में खो गए। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चार दीवारी में उतरते थे। ये उनकी डेली रूटीन था कि गोपाल की जो दुकान थी वहाँ पर जो मास्टर त्रिलोक सिंह है हुक्का पीते थे, और वहाँ से फिर वो स्कूल की तरफ जाते थे। और जैसे ही वो स्कूल की चार दीवारी में आते थे, थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते थे, थोड़ी देर पहले तक वहाँ बच्चों के साथ मारपीट करते थे, उठा पटक करते थे, और बांज के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया है। कड़े स्वर में वो पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? ये जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका संवेद स्वर, एक साथ जो स्वर है, पहुंचता ही। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते, और फिर वही कड़कदार आवाज, मोहन नहीं आया आज? मोहन उनका चहेता शिष्य था, पुरोहित खानदान का, कुशाग्र बुद्धि का बालक, पढ़ने में नहीं गायन में भी बेजोड़, गाने में भी उनका कोई मुकाबला नहीं। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए का जो पहला स्वर है वो उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। यानी अब यहाँ दोनों चीज़ों की क्वालिटी आपको समझ में आ गई होगी कि जो धनराम है वो लोहार जाति का है, और जो धनराम का मित्र है मोहन वो ब्राह्मण जाति का युवक है, और दोनों एक ही विद्यालय में पढ़े। और वहाँ पर उनका एक गणित का अध्यापक है मास्टर त्रिलोक सिंह, उससे स्कूल के सभी बच्चे भयभीत हैं क्योंकि वो मारता पीटता भी है। और मोहन जो है उनका चहेता शिष्य है, क्योंकि मोहन जो है पढ़ने में भी तेज है और गाने में भी। तो स्कूल के अंदर जब भी प्रार्थना होती है तो प्रार्थना की जो शुरुआत है वो कौन करता है? मोहन करता है। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर ये बात चल रही है। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह जी को बड़ी उम्मीदें थी। भाई पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि ये पढ़ लिख कर एक दिन स्कूल का नाम रोशन करेगा, बड़ा आदमी बनेगा। कक्षा में किसी छात्र को अगर कोई सवाल नहीं आता था तो वही सवाल वो मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता, और तब वे उस फिसड्डी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते। पकड़ इसका कान और लगवा इससे 10 उठक बैठक, वे आदेश दे देते। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बैत खाए थे या कान खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। इसका एक कारण शायद ये था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी भी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा। अब बच्चों ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। तो ध्यान रख लेना कि जो धनराम है वो जाति से लोहार था और मोहन जाति से ब्राह्मण था। धनराम के मन में बचपन से ही जातिगत हीनता बैठी हुई थी और धनराम ये
मानता था कि मोहन जो है ब्राह्मण जाति का है, पढ़ने लिखने का इसका काम है और वो उसका अधिकार है, इसलिए वह उसके साथ कभी भी ईर्ष्या का भाव नहीं रखता था। मास्टर त्रिलोक सिंह के कहने पर मोहन यद्यपि कई बार उसके कान खींचे हैं, उसे दंड बैठक लगवाया है, लेकिन फिर भी जो धनराम है उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव ही रखता था। ठीक है, तो यहाँ उसे अपना कभी प्रतिद्वंदी वो नहीं समझता था, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार ही समझता रहा था। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का ये कहना कि मोहन एक दिन बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम ऊंचा करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। और धनराम वह गांव के दूसरे खेतिहर या मजदूर परिवारों के लड़के की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया था, अरे ओ धनवा, तेरे का पहाड़ा सुना तो? 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन तेरे का ही पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था। तेरे कम तेरे, तेरे दूनी 24, सटाक एक पड़ा उसके। एक संटी उसकी पिंडलियों पर माँ साहब ने लगाई थी और वो टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला, फिर तुझे तेरे का पहाड़ा याद कराता हूँ। त्रिलोक सिंह मास्टर का ये सामान्य सा नियम था। आपसे पूछेंगे भाई उनका नियम क्या था? उनका एक सामान्य सा नियम ये था कि सजा पाने वाले को ही वो अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था, और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। धनराम की मंद बुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे तेरे का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था। छुट्टी के समय जब माँ साहब ने उससे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते वो फिर लड़क खड़ा गया था। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बैंत का उपयोग करने की बजाय जबान की चाबुक लगा दी। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें? तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें? अपने थैले से 5-6 दरातियां निकालकर उन्होंने धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी थी। यानी एक टीचर के द्वारा, एक शिक्षक के द्वारा अपने विद्यार्थियों को इस तरह की भाषा में बात करना, ये उनके मनोबल को तोड़ता है, ये उन्हें हतोत्साहित करता है। और किसी भी मायने में एक शिक्षक के इस तरह की बातें उचित नहीं है। ये हो सकता है कि जो धनराम है वो पढ़ने में होशियार नहीं था, क्योंकि वो जाति से ही लोहार था, उसके घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं था, लेकिन शिक्षक को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि वह अपने विद्यार्थियों को हमेशा मोटिवेट करे, उसे आगे बढ़ाने की प्रेरणा दे। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें? एक शिक्षक के ये जो कथन है, इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? क्या ये उचित है या अनुचित है? तो ये शिक्षक के जो इस तरह के विचार हैं वो किसी भी तरह से उचित नहीं हो सकते। टीचर का काम होता है बच्चों को प्रेरित करना, उसे आगे बढ़ाना, उसको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देना। लेकिन यहाँ तो उसका मनोबल तोड़ने की कोशिश की गई कि तेरे दिमाग में तो लोहारगिरी का काम भरा हुआ है, इसमें विद्या नहीं लगेगी, विद्या समझ में नहीं आएगी, और उसे 5-6 दरातियाँ धार लगा लाने के लिए दे देता है। उसके बाद क्या होता है, किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धोंकनी फूंकने या सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगा। फर्क इतना ही था कि जहां मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बैंत चुनने की छूट दे देते थे, वहां गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे, और जरा सी गलती होने पर छड़, बैंत, हत्ता जो भी हाथ लग जाता था उसी से अपना प्रसाद दे देते।
एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली और पास पड़ोस के गांव वालों को याद ही नहीं रहा कि वे कब गंगाराम के ऑफर को धनराम का ऑफर कहने लगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है बच्चों कि धनराम के जीवन में एक साथ दो शिक्षाएं चल रही थी। कैसे दो शिक्षाएं कैसे चल रही थी? विद्यालय के अंदर तो वो विद्या सीख रहा था और घर पर वो क्या सीख रहा था? लोहारगिरी का काम सीख रहा था। किंतु इन दोनों विद्याओं में अंतर किस बात का था कि विद्यालय के अंदर अगर कोई गलती होती थी तो मास्टर त्रिलोक सिंह उसे छड़ी का, बैत का चुनाव करने का अवसर देते थे, किंतु घर पर अगर कोई गलती होती थी तो पिता गंगाराम के हाथ में जो भी हाथ लगता, हत्ता, छड़, बैत, उसी से उसका वो प्रसाद दे देते। इस तरह उनके जीवन में एक साथ दो शिक्षाएं चल रही थी। और गंगाराम के देहांत हो जाने पर उनके बेटा जो धनराम है वो उनके काम को संभाल लेता है और गांव के लोग कब गंगाराम के ऑफर को धनराम का ऑफर कहने लग जाते हैं पता ही नहीं लगता। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त करके त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहिताई करने वाले वंशीधर तिवारी जी का हौसला बढ़ गया। मतलब बेटे ने प्राइमरी स्कूल में छात्रवृत्ति प्राप्त कर ली तो पिता जो वंशीधर थे उनका हौसला और भी ज़्यादा बढ़ गया। मेरे बेटा देखो, वाह, गर्व होता है। माँ बाप और शिक्षक वो लोग हैं जो अपने बच्चों की तरक्की पर हमेशा क्या होते हैं? गौरवान्वित महसूस करते हैं और हमेशा खुश होते हैं। इसलिए माँ बाप की डांट फटकार और गुरुजनों की पिटाई पर कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा आपकी तरक्की के लिए काम करते हैं, हमेशा आपकी उन्नति के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर भी जब मोहन ने प्राइमरी स्कूल के अंदर छात्रवृत्ति ले ली और मास्टर त्रिलोक सिंह की भविष्यवाणी को किसी हद तक उन्होंने सिद्ध कर दिया तो जो पुरोहित ताही करने वाले वंशीधर तिवारी, उनका हौसला और बढ़ गया और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे ने, पैतृक व्यवसाय ने उन्हें निराश कर दिया था। दान दक्षिणा के बूते पर, ये बूते शब्द तीसरे आए कि दान दक्षिणा के बल पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा दे, ये उनकी हार्दिक इच्छा थी। लेकिन इच्छा होने भर से ही सब कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। तो भी वंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय करके स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा, थका हारा घर लौटता तो पिताजी पुराणों की कथाओं से विद्या व्यसनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते रहते। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया था। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पीकर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार पर होने पर गांव लौट आता था। संयोग की बात, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था और मोहन कुछ घसियारों के साथ, घास काटने वाले लोग होते हैं, कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था तो पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। पहले नदी की धारा में झाड़ झंझाड़ और पात पतेल आने शुरू हुए तो अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काट कर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुंचते न पहुंचते मटमैले पानी का रेला उन तक आ ही पहुंचा। वे लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुंचने में सफल हो सके। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव में आया हुआ था। बातों बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की तो उसने
न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उनके साथ ही लखनऊ भेज दें। घर में जहाँ 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने में कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। अब देखिए, ये बिरादरी का युवक है रमेश, कितनी सांत्वना से, सहानुभूति से ये मोहन को अपने साथ ले जाने की बात कर रहा है कि भाई बिरादरी वाला हूँ तो वहाँ पर शहर में रहेगा तो बड़े शहर में अच्छे से पढ़ लेगा। वंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हों। उनकी आंखों में पानी छल छलाने लगा और भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है। अंडरलाइन कर लेना, आपसे पूछा जाएगा कि बिरादरी वालों का यही सहारा होता है, ये किसने किससे कब कहे थे? तो ये वंशीधर ने रमेश से कहे थे जब रमेश ने मोहन को अपने साथ लखनऊ ले जाने की बात कही थी। तो उस बात के लिए उन्होंने ये बात कही थी कि बिरादरी वालों का यही सहारा होता है कि वो मुसीबत के वक्त में काम आए। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ जा पहुंचा। अब मोहन की ज़िंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। ये भी क्वेश्चन आएगा, अंडरलाइन कर ले कि मोहन की ज़िंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ कैसे। मोहन की ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाएं, जिन्हें वे चाची और भाभी कहकर पुकारता था, का हाथ बटाने के अलावा वो धीरे धीरे मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभियों के लिए कामकाज में हाथ बटाने का साधन बन गया। मोहन, थोड़ा दही तो ला दे बाजार से। मोहन, ये कपड़े धोबी को दे तो आ। मोहन, 1 किलो आलू तो ला दे। औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपनी भाई बिरादरी वाला बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था। यानी शहर में ले गया और शहर में वहाँ जाने के बाद वो घर के कामकाज में हाथ बटाने लगा और धीरे धीरे मोहल्ले भर की औरतों का वो काम करने लगा। जो रमेश था वो कभी भी उसे अपना भाई बिरादरी वाला नहीं मानता था, उसे नौकर से ज़्यादा हैसियत नहीं देता था। ठीक है, तो उसी चीज़ के यहाँ पर है। इस बात को मोहन भी समझने लगा था। थोड़ी बहुत हीला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक साधारण स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया, लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। उसका जीवन एक बंधी बंधाई लीक पर चलता रहा। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टी में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता था। अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना भर थी। सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा असुविधा का था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह दुखी नहीं करना चाहता था। वंशीधर उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे कि बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनकर आएगा, कोई बड़ा अधिकारी बनकर यहाँ लौट कर आएगा। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त करके छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं है। बात घूम फिरकर जिस ओर से उठती वह इसी मुद्दे पर जरूर ख़त्म हो जाती कि हजारों लाखों BA MA मारे मारे बेकार फिर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया और मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का यह समय भी बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा, क्योंकि उसने तकनीकी शिक्षा सीख ली और तकनीकी शिक्षा सीखकर वह अपने लिए काम सीखने के लिए
वो भटकने लगा, लेकिन वहाँ उसे अपने लायक कोई काम नहीं मिला। और ऐसी स्थिति के अंदर रमेश जो मोहन है उसके सामने एक ही स्थिति आई कि वो लौट कर कहाँ जाएगा, अपने गांव जाएगा। और ये गांव में आया है, ये फ्लैशबैक में स्टोरी चल रही है। इस तरह से वो दोनों बैठ करके बात कर रहे हैं, मोहन और धनराम। वंशीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो वे उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते और मन ही मन उनको विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ, बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस नहीं जुटा पाए। यानी पिताजी को तो इस बात का विश्वास था कि उसका बेटा जो मोहन है वो जब शहर से वापस आएगा तो कोई बड़ा अधिकारी बन के आएगा, क्योंकि पढ़ने लिखने में होशियार था। लेकिन वहाँ तो मोहन जो है परिस्थितियों से लड़ रहा होता है, वहाँ वो घर के काम भी कर रहा होता है और स्कूल का काम भी होता है उसके पास, तो वहाँ वो अपनी कोई खास पहचान नहीं बना पाता है। 8वीं पढ़ाई के बाद रमेश के घर वाले उसे आगे की पढ़ाई कराने के पक्ष में नहीं थे। उसे तकनीकी स्कूल के अंदर दाखिला दिला दिया जाता है और आखिरकार 2-1 साल बाद वो पढ़ाई भी उसकी क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। और फिर वह अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए फैक्ट्रियों के चक्कर लगाता है। इधर दूसरी तरफ गांव में जो उनके पिताजी है वंशीधर, वो हमेशा उत्साहित रहते हैं कि उसका बेटा आएगा बड़ा आदमी बनकर। लेकिन जब उसे वास्तविकता का पता चलता है तो और उसको जब अपना स्वप्न भंग होने का, टूटने का पता चलता है, तो वह किसी को अपना मुंह नहीं दिखा पाता है, किसी से बात नहीं कर पाता है। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया था कि उनकी सेक्रेटरिएट में नियुक्ति हो गई है। यानी वो झूठ बोल रहे थे और उस झूठ का दोष उनके ऊपर ना लगे, इसलिए एक तिनके को अपने दांत के नीचे दबा लेते हैं ताकि वो दोष उस तिनके पर आ जाए। ये परंपरा वो मानते हैं। तो एक घास का तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया था कि उसकी सेक्रेटरिएट में नियुक्ति हो गई है और शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था। ऐसा होना ही था। उसने सोचा, दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर वंशीधर आगे बढ़ गए थे। धनराम के शब्द, मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे। मतलब उन्होंने कहा कि मोहन लला बचपन से बहुत बुद्धिमान थे। तो ये बात पिताजी को बहुत पीड़ित करती रही कि उनका बेटा इतना इंटेलिजेंट था लेकिन अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया, वो कचोटती रही। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। धनराम ने मोहन के हंसुए के फल को बैंत से निकालकर भट्टी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी। गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने में काफ़ी समय लग गया था। धनराम ने उसे वापस बैंत पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफ़ी मांगी हो। बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत ही नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर वह फिर वहीं बैठा रहा, जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी ही ना रही हो। सामान्य तौर से ये ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। किसी कामकाज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। पिछले कुछ वर्षों से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गांव की इन मान्यताओं से अपरिचित हो ऐसा संभव नहीं था। धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस में पड़ा था, लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में लगाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ से संडसी पकड़कर जब वह दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट मारता तो निहाई पर ठीक घाट में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा
और फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारते अभ्यस्त हाथों से धोंकनी फूंक कर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और फिर निहाई पे रखकर उसे ठोकते पीटते एक सुगढ़, एक सुंदर गोले का रूप दे डाला। मोहन का ये हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ था कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला। वह अवाक मोहन की ओर देखता रहा। उसे मोहन की कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह के काम में उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ था। वह शंकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। उसकी आंखों में एक सृजक की चमक थी जिसमें न स्पर्धा थी और न किसी ही प्रकार की हार जीत का भाव था। तो इस तरह से देखिए बच्चों, कितनी आसानी से जो मोहन है उसने लोहारगिरी का जो काम है वो काम किया और इतनी कुशलता से उसने उस लोहे की छड़ को एक सुंदर गोल आकार उसे दे दिया। तो देखिए, ये केवल रीडिंग करिए, इससे पहले के जो 2 वीडियो आप देखोगे तो मैंने ये सब बातें उसके अंदर बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ आप लोगों को। अब सारे क्वेश्चन आप आसानी से बता सकते हो, जवाब दे सकते हो। मैं इसको आपको PDF फॉर्म में भेज दूंगा, सेंड कर दूंगा और आप इसको अपने रजिस्टर में नोट कर लेंगे। पहले देखिए, कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। तो ये धनराम के संदर्भ में विद्यालय में पढ़ाई करता है और घर पर लोहारगिरी का काम करता है। दोनों विद्याओं में अंतर केवल इतना है कि विद्यालय में कोई गलती होती है तो मास्टर त्रिलोक सिंह उसे छड़ यानी जो बैंत है, छड़ी है, उसको लाने का उसे अवसर देते हैं। किंतु घर पर अगर कोई गलती होती है तो गंगाराम पिताजी के हाथ में जो भी हाथ लगता है, हत्ता, छड़, बैंत, उसी से उसका प्रसाद दे देते। तो ये आपको बताना है। धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था, यह भी आपको बता दिया। क्योंकि मोहन ब्राह्मण जाति का युवक था, धनराम लोहार जाति का था। धनराम ये सोचता था कि भाई इसका पढ़ने लिखना का काम है, और मास्टर त्रिलोक सिंह बीच बीच में क्या कहते थे कि भाई एक दिन पढ़ लिख कर ये गांव का, स्कूल का नाम रोशन करेगा। इसलिए वो कभी उसे अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य उतर क्यों होता है कि जब वो एक लोहे की छड़ को सुंदर गोल आकार, एक छल्ले का रूप दे देता है, तो इसे इस बात का आश्चर्य होता है कि ये जो ब्राह्मण बालक है इसने लोहारगिरी के काम को इतनी कुशलता से कैसे कर लिया। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन आंसर जो है आप स्वयं पढ़ करके करेंगे, पिछले वीडियो देख करके करेंगे, क्योंकि वहाँ मैंने ये सारे क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। अगर फिर भी आप लोगों को कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप पर्सनली मुझे मैसेज करके और मुझसे पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं सदैव आपको इनके जवाब देने के लिए हाजिर हूँ। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ ही जाएंगे। मोहन के लखनऊ आने के बाद उसके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो गया, तो ये बता चुका हूँ कि वहाँ पर जीवन की दोबारा से शुरुआत हुई है। वहाँ पर शहर में रहकर वो पढ़ाई करता है और घर के काम भी करता है, तो ये दूसरा अध्याय शुरू हो जाता है। ठीक है ना। लेखक ने जबान के चाबुक कहा है, और क्यों कहा है मास्टर त्रिलोक सिंह कथन को, क्योंकि उनके व्यंग्य बाणों से जो धनराम है वो पढ़ने लिखने का काम छोड़कर और लोहारगिरी का काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, बिरादरी का यही सारा आता है। ये किसने कहा है, किसने किससे कहा है, तो ये वंशीधर ने रमेश से कहा है। किस प्रसंग में कहा है कि जब रमेश छुट्टियों में गांव में आता है तो मोहन की पढ़ाई के संदर्भ में ये बात कही थी। किस आशय से कहा है, ताकि बिरादरी वाले लोग मदद से और उसका बच्चा पढ़ लिख जाए। क्या ये आशय स्पष्ट हुआ? नहीं हुआ। जिस सहानुभूति से रमेश मोहन को अपने साथ घर ले गया, उस सहानुभूति से उसने उसकी सहायता नहीं करी। ठीक है बच्चों, तो ये सारे क्वेश्चन आंसर आप पढ़ लेंगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बार एक नए चैप्टर को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।